हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, आपका क्या था? ये कहाँ जनेब बाहर निकल गया? जनेब कहाँ से बाहर आने लगा भाई? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका जो चैप्टर था वो था क्या? चैप्टर का क्या नाम है? क्या नाम है आपका? वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले अगर हम जाने तो इसको बोला जाता है रियल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर बोलते हैं। अब जब इसको हम रियल नंबर बोलते हैं तो सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं, वास्तविक से पहले हम जानेंगे कि संख्या क्या होती है। ये चीज जानेंगे, ये चीज जानेंगे ना कि देखिए वास्तविक तो वो तो अलग बात है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो आपका वास्तविक प्लस संख्या। अब संख्या के बारे में आपको जानकारी रहेगी तब तो आप वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे कि कौन सी संख्या वास्तविक होती है, कौन सी संख्या अवास्तविक होती है। ये बात होता है ना जाने। तो चलिए अब सबसे पहले चीज हम लोग, इसीलिए मैं इसको देखिए कुछ पार्ट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आपको यहां तक हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या का परिभाषा क्या होता है? कितनी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञान होता है उसे संख्या कहते हैं। हाँ, कितनी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा हमें क्या होता है? ज्ञान होता है, उसे कहते हैं संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं इसका मतलब क्या है तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, नए हैं क्योंकि इन लोगों को तो पढ़ा चुके हैं। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं किसी दुकान पे आप गए, ठीक है। अब संख्या की मैं परिभाषा आपको करवा रहा हूं, ठीक है। संख्या क्या होती, क्या है संख्या? आप किसी दुकान पे गए, ठीक है। अब आपको समझ में आता है आलू लेना है, टमाटर लेना है, कुछ भी लेना है, ठीक है। अब दुकान पर आप गए, उस दुकान पर दुकान वाले से बोल रहे हैं। अब मान लेते हैं वहां पर एक मतलब आंटी जी बैठी हैं, ठीक है। अब उनके यहाँ आप गए, बोले हमको आलू चाहिए, ठीक है। आप बोले आलू चाहिए, ठीक है। तो वो पूछी कितना केजी चाहिए। तो संख्या क्या होती है? संख्या होती है जैसे अगर हम आलू लेने के लिए जब आप गए, ठीक है, तो उसमें बोले हमको इतना केजी आलू चाहिए, तो वो पूछी कितना चाहिए, ठीक है। वो पूछेंगे, चाहे ग्राहक कोई भी वो पूछेगा ना आपको कितना चाहिए, तो इस कितने का कोई आप आंसर देंगे? 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 0 केजी, 5 केजी, 10 केजी, कुछ तो बोलेंगे ना। तो इस कितना का जो आपका क्या होता है? आंसर देता है, वही क्या होता है? समझ में आया? समझिएगा कि कहने का मतलब जैसे अगर आप बोलेंगे कि इतना टॉफी, आप जैसे मैं सिंपल तरीके से अगर बोलूं कि इतना टॉफी, या फिर मेरे पास इतना टॉफी है, जैसे मैंने बोला कि आप मेरे जेब में इतना इतना टॉफी है, डॉट 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 टॉफी है, तो आप पूछेंगे ना कितना टॉफी है? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? तो मैं बोल सकता हूं, बता दूं 2 टॉफी है, 3 टॉफी है, या फिर 2 पैकेट टॉफी है, 3 पैकेट टॉफी है, 4 पैकेट, कुछ तो बोलेंगे ना। समझ में आ रही बात ना? तो उसका इस कितने का जो आंसर दे रहा है, कितना 1 टॉफी, कितना 2 टॉफी, कितना 3 टॉफी, कितना 10 टॉफी, कितना 2 पैकेट टॉफी, तो वो 2, 3, 4 कितने का जो आपका आंसर दे रहा है ना, वो क्या कहलाता है? आपका संख्या। समझ में आया अच्छी तरह से? कोई प्रॉब्लम है? तो वही चीज है, इसका परिभाषा यहां से बनता है कि कितनी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा हमें क्या होता है? बोध होता है। कितनी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा बोध होता है, उसे क्या होता है? संख्या। समझ में आया बातें? अब आगे आपका आता है दूसरा चीज, संख्यांक। दूसरा क्या आता है आपका? संख्यांक। अब संख्यांक क्या होता है? देखिए संख्यांक का अगर हम संधि विच्छेद करें संख्यांक का तो हो जाएगा, देखिए संख्या प्लस अंक। क्या होता है? संख्या प्लस अंक। अब संख्या, हर एक संख्या को किसी न किसी अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमको 4 बनाया जाए तो ये क्या है? किस प्रकार से बनाया जाएगा? अगर हमको बोला जाए कि 4 लिखो तो अब बता दिया जाएगा इस प्रकार से 4 लिखा जाता है। अगर हम बोले हिंदी में 4 लिखो तो ऐसे बनाया जाता है। तो संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किसी न किसी एक खास प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। वो खास प्रतीक चिन्ह क्या है कि अगर 4 को बता दिया गया कि ये 4 ऐसे बनाया जाता है, अगर हमें ये बता दिया जाता कि 4 आपका ऐसे बनाया जाता है तो हम मान लेते ना कि 4 ऐसे बनाया जाता है। मानते कि नहीं मानते? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी मान लेते हैं लड़की है, ठीक है।
वो देखने में थोड़ा आकर्षण दिख रही है तो उसे बोलेंगे सुंदर। लेकिन कोई बाहरी आ गया, अरे इसको तो छछुंदर बोलेंगे, आदमी बोल देगा ना, ये तो देखने में छछुंदर लग रही है, तुम कैसे कह रहे हो हमें सुंदर लग रही है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो हमें बताया गया ना कि लड़की जो ठीक ठाक स्वभाव अच्छा हो, ठीक है, स्वभाव अच्छा हो, देखने में आकर्षक लग रही हो, ठीक लगे, तो ऐसे आदमी को हम लोग क्या बोला जाता है? सुंदर बोला जाता है। लेकिन क्या आप बांग्ला में जाकर के, बांग्लादेश में जाकर के किसी लड़की को आप बोलेंगे कि ये बहुत सुंदर लग रही है, तो उसको मतलब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बांग्ला में उसको कुछ दूसरा चीज बोला जाता है, ठीक है। जैसे में इंग्लिश में ही बोलें, ठीक है ना, इंग्लिश में ही बोलें तो क्या बोला जाता है? ब्यूटीफुल बोला जाता है। लड़के के लिए हैंडसम बोला जाता है, यही ना बोला जाता है। तो समझ में आया ना? तो खास प्रतीक चिन्ह बनाया गया ना। अगर कोई आदमी अच्छा कार्य करता है, वो करता है तो उसको बोलते हैं बहुत ही ईमानदार आदमी है ना। लेकिन उसको बताते हैं जो अच्छा कार्य करने वाला होता है उसको चोर कहते हैं, तो चोर मान लेते, चोर ही ना मानते कि उसको चोर मानते। और जो बुरा काम करने वाला रहता है उसको बोलते मतलब अच्छा ईमानदार बोलते। तो अगर हम तब तो वही जानते हैं ना, अगर हमें बता दिया जाता है कि शेर को बता दिया जाता है ये कुत्ता है, और कुत्ते को बता दिया ये शेर है, तो हम यही मानते हैं ना। तो वही चीज है यहाँ पर। देखिए संख्यांक क्या होता है कि संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किसी न किसी खास प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। और खास प्रतीक चिन्ह, जैसे अगर मैं 5 बोलूं तो 5 के लिए जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया, अगर इस प्रकार से लिखा रहेगा तो क्या बनाया जाएगा? 5। और हिंदी में अगर बताया जाए तो 5 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। तो हिंदी में लिखने का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऐसे है। और 6 को हिंदी में प्रतीक चिन्ह जैसे अगर लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है। और 3 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ना। और 7 को कैसे लिखा जाता है? ये ऐसे करके, ऐसे करके कुछ समथिंग करके लिखा जाता है ना। तो ये क्या है? तो भाई हिंदी में लिखने का प्रतीक चिन्ह ये बनाया गया, लेकिन इंग्लिश में उसको लिखने का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये है ना। और इंग्लिश मीडियम का लड़का रहेगा तो सोचेगा ये 7 को 6 ही लिखा गया है ना। तो वही है ना कि संख्यांक क्या होता है कि संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किसी न किसी खास प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 4 के लिए प्रतीक चिन्ह ये बनाया गया है, 3 के लिए प्रतीक चिन्ह ये बनाया गया है, 5 के लिए प्रतीक चिन्ह ये बनाया गया है, 6 के लिए प्रतीक चिन्ह ये बनाया गया है। बात समझ में आ रही है ना? तो संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संख्यांक कहते हैं। जैसे अगर मैं रोमन में लिखूं तो 4 के लिए प्रतीक चिन्ह क्या बनाया गया? ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम का अगर लड़का रहेगा, इसके बारे में ना बनाया जाता, ये कहेगा कि आई लिखा है और भी लिखा है, इसका मतलब हमें क्या पता है। लेकिन रोमन में इसको क्या लिखा गया है? संख्या। तो उसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया ना, इसको क्या है? ये है। ये क्या है आपका? संख्यांक है। लेकिन संख्या में अगर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 2, ऐसे भी मैं बोल सकता हूं ना, लेकिन संख्यांक में यहां पर मैं ऐसे नहीं बोल दूंगा 2 लिखने का आपका जो है ये प्रतीक चिन्ह है। तो समझ में आया ना? संख्यांक क्या होता है कि संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किसी खास प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही जो खास प्रतीक चिन्ह होते हैं उसे क्या कहा जाता है? संख्यांक कहते हैं। अब देखिए संख्या के अंतर्गत इतनी संख्याएं आती हैं। कुछ संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, कुछ पूर्ण संख्या होती हैं, कुछ पूर्णांक संख्या होती हैं, कुछ सम संख्या होती हैं, कुछ विषम होती हैं, कुछ भाज्य होती हैं, कुछ अभाज्य होती हैं, कुछ परिमेय होती हैं और कुछ अपरिमेय होती हैं। अब जाइए हम लोग एक 1 बाई 1 करके लिखेंगे। भैया संख्या के बारे में हम लोग जाना, जैसे कि संख्या क्या होती हैं? यही ना है आपका। देखिए 0 1 2 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही अनंत पदों तक चली गई संख्या, यही है ना। अब इसी में से कुछ संख्या ऐसी हैं जो प्राकृतिक हैं, प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, कुछ ऐसी हैं जो पूर्ण हैं। अब इसमें से कुछ ऐसी आपकी होंगी जो पूर्णांक संख्या होंगी, कुछ धन पूर्णांक होगी, कुछ ऋण पूर्णांक होंगी, ऐसी संख्याएं होंगी। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए जब इंसान प्रकृति में आया, देखिए आप क्या बोल रहा है? प्राकृतिक। जब इंसान का जन्म हुआ वो प्रकृति में आया ना, तो सीधे बात अगर देखा तो कहा वहां पर 1 आदमी है, वहां पर 2 आदमी है, वहां पर 3 आदमी है। समझ में आया ना? अगर आप प्रकृति में इंसान में कभी आए, आप बताएंगे अरे यार वहां पर मैंने 1 आदमी देखा है, ये बात बोले ना, मैंने वहां पर 1 आदमी देखा है, वहां पर 2 शैतान खड़े थे, है ना? समझ में आया ना? बात समझ में आ रही है आपको? अच्छी तरह समझ में आ रही ना? तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो कहां होती है? 1 से प्रारंभ होती है। कहां से?
1 से प्रारंभ होती है। तो लिख लीजिएगा इसमें प्राकृतिक संख्या के लिए इसको n से इंडिकेट करते हैं, मतलब ऐसी संख्या जिसका प्रारंभ कहाँ से होता है? 1 से होता है। कहाँ से होता है? 1 से होता है। तो 1 से होता है और वहां कहाँ तक चली जाती है आपका? अनंत तक चली जाती है। कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है। उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। समझ में आया? सीधा बात ऐसे समझिएगा, प्राकृतिक मतलब प्रकृति। हम लोग रहते हैं कहाँ हैं? प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त ये चीजें हैं जो है ना, प्राकृतिक चीजें हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि इंसान जब इस प्रकृति में आया, इस संसार में जब उसका जन्म हुआ, तो वो जब बोलना स्टार्ट किया ना, तो एक बोला, अरे एक आदमी खड़ा है, वहाँ 10 लोग हैं। कभी आपने ये सुना होगा कि 0 आदमी खड़ा है, मैंने देखा है, या 0 आदमी के, ठीक है ना? या तो बोलेगा नहीं देखा है, सीधे बोलेगा ना, लेकिन ये नहीं बोला 0 आदमी खड़ा है, 3 आदमी। या फिर मतलब जैसे आप सिंपली तरीके से अगर कोई मान लेते हैं, आ रहा है, मुलाकात आपकी हो गई, तो आपसे पूछेगा कि वहां पर कोई आदमी था, अरे मैंने किसी को नहीं देखा, कि मैंने बोला 0 आदमी को देखा, ये नहीं बोलेंगे ना, मैंने किसी को ही नहीं देखा। तो इसका मतलब, या फिर बोलेंगे 1 को देखा, 1 था वहां पर 1 आदमी है। तो ऐसी संख्या जो कहां से शुरुआत होती है? 1 से शुरू होती है। कहां से होती है? 1 से प्रारंभ होती है और वो कहां तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है। उसे क्या हम लोग बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। अब आपको बात आता है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? क्या इन जो संख्याएं 1 2 3 जैसे अगर हम लिख लें, तो क्या आपकी पूरी संख्याएं बन सकती हैं? नहीं बन सकती है ना। जैसे अगर आपको 10 बनाना हो, तो 10 में आपको 0 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो क्या यह संख्या आपकी पूर्ण है? नहीं है ना पूर्ण। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर इसमें हम देखिए, इसमें 2 परिभाषा आपकी बनती है। इसमें परिभाषा आपकी 2 बनती है कि प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देने पर, ये पूरी आपकी प्राकृतिक संख्या थी। प्राकृतिक संख्या में सिर्फ हमने क्या इंक्लूड कर दिया? 0। समझ में आया ना? तो प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? समझ में आया? ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देने पर या फिर प्राकृतिक संख्या में 0 को रख देने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अगर मैं 10 को लिखना हो, तो इसको लिखने के लिए हमें 0 की जरूरत पड़ेगी ना। तो क्या संख्या हमारी पूर्ण थी? अब कोई भी संख्या अगर 0 को लगा दें, अब कोई भी संख्या हमको लिखना हो, 10 लिखना हो, 99 लिखना हो, 1000 लिखना हो, कोई भी संख्या इन सभी संख्याओं से लिखी जा सकती है। या फिर जैसे अगर इसमें प्राकृतिक संख्या में ऐसे लिखे 3 4 5 6 7 8 9 इतना लिखें। अगर आपको 10 लिखना हो तो क्या आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 0 की? 0 को रखेंगे तब तो ये संख्याएं आपकी क्या होंगी? पूर्ण होंगी। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? तो प्राकृतिक संख्या में, किसमें? प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देने पर या 0 लगा देने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। या फिर एक तरीका और है कि ऐसी संख्या जो कहां से शुरू होती है? 0 से। ऐसी संख्या, दूसरा परिभाषा में ये भी कर सकते हैं कि ऐसी संख्या जो कहां से शुरू होती है? 0 से प्रारंभ होती है और वो कहां तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर या पूर्ण संख्या। समझ में आई बातें? अब अगला जो आपका टॉपिक आता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को समझिएगा। पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखिए, पूर्णांक का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? पूर्ण अंक, पूर्ण धन अंक। तो ध्यान रखिएगा, सभी पूर्ण संख्या हम लोग लिखते हैं 0 1 2 3 अनंत तक सभी। अब देखिए पूर्ण अंक, ये पूर्ण संख्याएं थी, लेकिन क्या पूर्ण अंक कुछ ऐसे भी अंक होते हैं जो माइनस में होते हैं, जैसे -1 -2, ये भी तो संख्याएं होती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक मान, उनके ऋणात्मक मान का जो संग्रह होता है या समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इंटीजर।
समझ में आया क्या? बातें समझ में आई? अब देखिए सभी संख्या के अंतर्गत याद हमने संख्या लिखी 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक पर लिख लिए। अब संख्या के अंतर्गत ही कुछ संख्याएं हमें मिली, प्राकृतिक मिली। अब उसी के अंतर्गत कुछ संख्याएं जो हमने जोड़ दिया, 0 जोड़ दिया तो हमें पूर्ण संख्या मिल गई। अब इसी के अंतर्गत क्या आपका आ गया, देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण प्लस अंक। तो सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और 1 का जो ऋणात्मक मान क्या होगा, -1, 2 का -2, 3 का -3। तो सभी पूर्ण संख्याएं और इनके ऋणात्मक मान का जो आपका संग्रह मिलेगा, कलेक्शन मिलेगा या समूह मिलेगा, उसे हम लोग क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? आपसे पूछ रहे हैं, समझ में आया ना? तो तेज में बोलिए ना। तो फिर से समझ लीजिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या या सभी पूर्ण संख्याएं। तो सभी पूर्ण संख्याओं को हमने लिख लिया, यहां से यहां तक सभी पूर्ण संख्या है और इनके ऋणात्मक मान का जो संग्रह होता है वो क्या होता है, पूर्णांक संख्या, या फिर ऋणात्मक मानों का जो समूह होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए इस पूर्णांक संख्या में इस 2 संख्याएं और बनती हैं। कौन सा? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए तो इसमें धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा आपका, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब कि जो धनात्मक वाली वैल्यू होगी वो होगी आपकी धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या होंगी, धनात्मक पूर्णांक होगा। और -1 -2 -3 -4 ये क्या होगा आपका, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। लेकिन अगर आपसे यहीं से एक नंबर का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो 0 है, क्या है आपका 0 है, वो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है? तो हम आपको बताए थे कि 0 जो होता है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। आपके दिमाग में आता होगा क्यों, यही बात आता होगा ना कि क्यों जो 0 जो है वो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो मैं अगर सपोज मानूं कि मेरे पास 0 रुपए है, सपोज मानते हैं कि मेरे पास क्या है, 0 रुपए है, इसके बाद मेरे क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं भी क्या हूं, निहंग सरकार हूं। इसका मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं बोलूं कि मेरा आपके पास 0 रुपए कर्ज है, क्या है, 0 रुपए कर्ज है। अब दोनों लोगों को एक तरफ हम इधर कर दें, मेरे पास 0 रुपए है और मैंने आपको 0 रुपए कर्ज के रूप में दिए हैं और एक पलरे पर रख दिया जाए, तो क्या दोनों का बैलेंस बराबर रहेगा या ऊपर नीचे होगा? बराबर रहेगा। तो क्या मेरे पास 0 रुपए हुआ और इनके पास -0 रुपया हुआ, क्या पलरे बराबर ही तो थे, ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ? इसका मतलब क्या है, समझ में आया ना? तो ध्यान इसी स्वर से समझ लीजिएगा कि 0 जो होता है ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। लेकिन जैसे सपोज मानते हैं कि मेरे पास 1 रुपए है और आपके पास -1 रुपए है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो कीमत है ना 1 रुपए मेरे पास है, लेकिन आप 1 रुपए में क्या है, कर्ज में डूबे हुए हैं, क्या है, कर्ज में डूबे हुए हैं। आपको किसी को चुकता करना है और लेकिन हमें किसी को चुकता नहीं करना है। समझ में आया ना? तो इन दोनों में बहुत अंतर हो गया ना, है ना? या फिर मैं इसी को अगर मैं इधर करूं तो देखिए ये 0 नंबर आया, ये 0 है और ये 1 है, इधर ये आपका -1 है। अब आप देखिए -1 से अगर आप कर्जा चुकता करेंगे तो आप 0 पे जाएंगे, समझ रहे ना? अब मानते हैं -1 रुपये आप कर्जे में डूबे हैं, ठीक है ना? तो आप अगर इसको मानते हैं किसी को दे देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 0 रुपये बचेगा। इसका मतलब आप किसी में, अब जान लेते हैं आपसे फिर भी मैं क्या हूं, 1 रुपये इधर ज्यादा हूं। तो कुल मिलाकर अगर इन दोनों का अंतर कितने हुआ, 2 का हुआ ना। 1 रुपये आप चुकता करेंगे, वो 1 रुपये और 1 रुपये आप लेंगे, तब जाकर के आप मेरी बराबरी में आएंगे। समझ में आया ना? ये चीजें समझ में आई ना? तो समझ में आया कि 0 जो होता है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही, समझ में आया? अगला जो आपका आता है सम संख्या, क्या होता है, सम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है इसको समझिएगा। सम संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो, आपकी पूर्णतः विभाजित होती हो। सिंपल बात, एक ही इसका फॉर्मूला है सम संख्या का, इसको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या क्या होती है आपकी, देखिए कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो कहने का मतलब यह है कि कैसी संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है।
अब संख्याएं आपकी यही होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत पर हम लिख लेंगे, ये सभी संख्याएं हैं। और इसमें से छाटिए कौन सी आपकी सम संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर ये आपका 2 ले लिए तो क्या अगर 2 से उसको 2 से में हम भाग दें तो क्या ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? हो जाएगी ना। 2 एकम 2, एक बार में पूर्णतः हो जाएगी कि दशमलव कुछ आया नहीं ना, तो 2 क्या होगी आपकी सम संख्या होगी, 2 आपकी सम संख्या होगी। अब जैसे मैं आपको 3 को ले लिया, 2 से विभाजित करेंगे तो क्या ये पूर्णतः विभाजित होगी? पूर्णतः विभाजित होने का मतलब समझ रहे हैं कि पूरी विभाजित हो जाए। कहने का मतलब अगर मैं 3 में आप कहेंगे पूरी विभाजित तो हो रही है। देखिए 2 एकम 2, 1 आया फिर दशमलव लगा देंगे यहाँ, तो देखिए दशमलव लगाने का मतलब क्या है? आधे टाइम में हुआ ना, लेकिन उसको करना है पूरा और आधा में फर्क होता है, पूरा और आधे में फर्क होता है। तो ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या हम लोग बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सम संख्या या इवन नंबर। अब सपोज ये समझिएगा कि 3 को जब हमने विभाजित किया तो क्या पूर्णतः विभाजित हुआ? नहीं हुआ ना, तो ये क्या होगा? सम संख्या नहीं होगी। अब ये कौन सी संख्या होगी इससे हमको आपको नहीं जानना, अभी आपको सिर्फ जानना है सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई, ये सम संख्या है। अब मैं 3 तो नहीं हुआ, 4 को देखते हैं। 4 क्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? 2 दूना 4 पूर्णतः विभाजित है, तो 4 भी क्या होगी आपकी? सम संख्या होगी। अब 5 को देखेंगे तो 5 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब वो कौन सी संख्या हमको मतलब नहीं है, आगे अब जानिए। ये 6 आ गया, 6 क्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? 2 3 6। इसी प्रकार से 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, ऐसे ही अनंत पत्तर। तो ये जो सभी संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं हैं? तो सम संख्या क्या आपने बताया? ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। बात समझ में आई? अब देखिए, अब इसके नीचे हम लोग आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 2, इसमें से देखिए जो ऐसी कुछ संख्याएं थी जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही थी, तो वो कौन सी संख्या होती है? तो उसका परिभाषा यह होता है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। यहां पर सम से विभाजित हो रहा है पूर्णतः, लेकिन यहां 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 3 को अगर मैं ले लूं तो क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। 1 को मैं ले लूं तो क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है? अगर विभाजित करेंगे 0.5 आएगा, तो क्या ये पूर्णतः विभाजित हुआ? ये पूरा तो है नहीं ना, समझ में आया ना। 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2, 0.5 को 1/2, तो ये क्या है? 1/2 मतलब आधा है, ठीक है। तो 1 जो है आपका क्या है? विषम संख्या है। 3 को ले लें तो सम है कि विषम है? विषम संख्या है भैया। ये 2 से विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा? नहीं होगा। अब 5 को ले लें, किसको ले लें हम? 5 को ले लें तो क्या 5 2 से पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। अब मैं 7 को ले लें तो क्या ये पूर्णतः 2 से विभाजित है? 2 3 6, 3 बार में तो पूरा जाएगा, इसके बाद आधे बार में जाएगा, 2 के आधे भाग में, ठीक है। तो 2 3 7 हो गया, इसके बाद 9 हो गया, ऐसे इसके बाद 11 हो गया, ऐसे ही 13 हो गया, इसके बाद 17 हो गया, इसके बाद 19, ऐसे ही आपका डॉट अनंत पदों तक चला जाएगा। तो समझ चलिए 15 तो मान लीजिए ना, 15 क्या है आपका? विषम संख्या के अंतर्गत आ जाएगा ना। वो तो संख्याएं तो अनंत हैं भाई, संख्या का कोई है नहीं। तो समझ में आया कि विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ये समझ में आया? अब आपके आता है आगे भाज्य संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑड नंबर, ठीक है। विषम संख्या का हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिए, हिंदी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपका आता है, देखिए भाज्य संख्या। क्या आता है आपका? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य का मतलब क्या होता है? विभाजित होना। अब ध्यान रखिएगा, ऐसी संख्या, कैसी संख्या जो एक और स्वयं, एक और स्वयं, तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। जैसे अब संख्या में ही हम देख लेंगे, जैसे आपकी संख्या आपका हो गया, देखिए 1 को तो लेंगे नहीं
क्योंकि एक शब्द में कंडीशन कह रहा है ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या हो जाए आपका विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाज्य संख्या करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं आपका 2 हम ले लिए, क्या ले लिए 2 ले लिए। अब देखिए ये जो 2 है क्या एक और स्वयं 2 के अलावा किसी दूसरी संख्या से ये विभाजित हो रहा है? क्या ये दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगी? ये भाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। समझ में आया? अब देखते हैं, हम 3 को ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं। अब उसमें कंडीशन क्या कर रहा है भाज्य संख्या का? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं, स्वयं क्या है 3 है, तो एक और स्वयं 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या ये विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। जब एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से जब ये विभाजित नहीं हो रहा है तो ये कौन सी संख्या है हमें पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ये भाज्य संख्या है। ये बात समझ में आया? अब आगे देखिए, समझ में आ रहा है ना आरती? अब आगे देखिए, अब आपका हम ले लेते हैं 4। किसको ले लेते हैं हम लोग? 4 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? 4 को ले लेते हैं। अब समझिएगा, परिभाषा ये था कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं, स्वयं क्या है 4 के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या हो रहा हो? तो क्या 4 किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है? किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? 2 से। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 किस में आ जाएगा आपका? भाज्य। डिविजिबल है ना? डिविजिबल है कि नहीं? भाज्य है ना। अब देखिए दूसरा, अब 4 के बाद हम 5 ले लेते हैं, तो 5 आपका विभाजित नहीं होगा? हो जाए। 1 और 5 के अलावा किसी दूसरी संख्या से हम विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो चलिए 6 को मैं लेता हूं, तो 6 क्या होगा? 1 और 6 के अलावा ये 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो अब भाज्य संख्या की क्या परिभाषा होता है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या होता है? विभाजित हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ऐसे ही हम लोग करते चले जाएंगे। तो ये जितनी भी आपकी संख्याएं हैं ये क्या है? आपकी भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब आप ये बताइए, मैंने 9 को नहीं लिखा, तो 9 भाज्य संख्या है क्या भाज्य संख्या? भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक और स्वयं 9 के अलावा ये किससे विभाजित हो रही है? 3 से हो रही है। तो अब भाज्य संख्या के बारे में समझ में आया कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या होती है? विभाजित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। अब आपका आता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझ में आ गया? जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सभी क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है। अब अगला जो आपका आता है अभाज्य संख्या। अब आपका अभाज्य संख्या क्या होता है? जैसे देखिएगा, समझिएगा, अभाज्य को अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो अ प्लस क्या हो जाएगा? भाज्य। तो अ का मतलब क्या होता है? नहीं। अब भाज्य का मतलब क्या होता है? विभाजित होना। भाज्य का मतलब क्या होता है? विभाजित होना। तो परिभाषा यहां से क्या निकल करके आएगी कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से मतलब नहीं, मतलब विभाजित नहीं होती है, नहीं विभाजित होती है, नहीं विभाजित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यही था बोल रहे थे ना। तो अभाज्य संख्या क्या हुआ? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। समझ में आया? तो ऐसी संख्या, फिर समझिएगा अभाज्य संख्या के बारे में कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं लेता हूं, अगर मैं सबसे छोटी संख्या क्या 2 को मैंने लिखा,
तो 2 क्या है, 1 और स्वयं 2 के अलावा क्या इसे किसी दूसरी संख्या से विभाजित कर देंगे हम? नहीं होगी। 1 और 2 के अलावा क्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित होगी? होगी? नहीं होगी। तो हम लोग लिख लेंगे, ये आपका क्या था, किस संख्या का परिभाषा था? भाज्य का था, भाज्य का था। इसके बाद आपका अभाज्य में हम लोग लिखते हैं, अभाज्य में जैसे आपका हो गया 2, क्या हो गया आपका 2 क्या है आपका एक अभाज्य संख्या। यहां कोई दिक्कत नहीं है, वो तो समझ में आपको आ गया तो ठीक है। जैसे अभाज्य संख्या में क्या हो गया 2, तो 2 क्या 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, ये अभाज्य है। अब खुद से आप संख्या दे देंगे, आपसे पूछ देगा इसमें कौन संख्या भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, बताइए, खुद ही निकाल कर देख लेंगे। जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित होगी वो क्या होगी? भाज्य संख्या। और जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी वो क्या होगी? आपकी अभाज्य संख्या होगी। और ध्यान रखिएगा 2 क्या है आपकी एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम लगाते हैं 3 की बात करते हैं। तो 3 1 और स्वयं 3 के अलावा क्या ये किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो 3 क्या है आपका, एक क्या है अभाज्य संख्या है, क्योंकि परिभाषा भी हमने पढ़ा ना कि ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं यहाँ क्या है 3 है, तो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया? अब आगे हम लोग बोलते हैं 4 तो इसमें चला गया, विभाजित हो जाता है। अब हम लोग लेते हैं 5 को। किसको लेते हैं? 5 को। तो ध्यान रखिएगा 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या। 1 और स्वयं 5 के अलावा क्या इसे आप किसी दूसरी संख्या से विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्या ये भी क्या हो जाएगी आपकी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद मैं लेता हूं 7 को। किसको लेता हूं मैं? 7 को। तो 1 और 7 के अलावा 1 और 7 के अलावा क्या आप इसे किसी दूसरी संख्या से विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगी आपकी? अभाज्य संख्या। क्या होगी? अभाज्य संख्या। इसके बाद आपका 8 आता है, 9 आता है। 9 भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य है। क्यों? अभी जस्ट मैंने बताया कि ये 1 और 9 के अलावा ये किससे कटता है? 3 से कटता है। तो 3 त्रिका 9, तो ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? भाज्य में चला जाएगा। समझ में आया? अब आगे लेते हैं 10 भी भाज्य में है। अब आपके हम लेते हैं 11। अब 11 की बात करते हैं। तो 11 क्या है? 1 और स्वयं 11 के अलावा क्या इसे आप किसी दूसरी संख्या से विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा आपका? अभाज्य संख्या। ये बातें समझ में आई? अच्छी तरह समझ में आई? अब अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? अब आपका देखिए यहां से एक प्रश्न उठ जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग बताते हैं 2, ज्यादा लोग क्या बताते हैं? 2 बताते हैं। लेकिन सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 4 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2। कौन सी? 2। और यहां पर और ध्यान रखिएगा कि इसमें से अभाज्य संख्या में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो देखिए तो एक सम संख्या है। सम संख्या है ना? है कि नहीं है? तो कभी ऐसा पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या बताओ। तो 2 एक ऐसी संख्या है अभाज्य में जो क्या है? अभाज्य भी है और सम भी है। इसके बाद जितनी भी आपको संख्याएं मिलेंगी सभी संख्याएं क्या होंगी? विषम होंगी। अभाज्य तो होंगी लेकिन वो क्या होंगी? विषम होंगी। तो 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है और सबसे छोटी है। कोई दिक्कत? अब देखिए अभाज्य संख्या भी हो गया, आपको क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है? अब आपका आता है देखिए परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। अब आपका देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? देखिए ऐसी संख्या, कैसी संख्या? ऐसी संख्या जिसे p बटा के q के रूप में लिखा जाए। p का मतलब ऐसे समझिए कि अंश, और q का मतलब क्या हो जाएगा? हर। q का मतलब क्या हो जाएगा? हर। तो ऐसी संख्या जिसे अंश तथा हर के रूप में लिखा जाए लेकिन हर का मान क्या हो? 0 ना हो। क्या हो? 0 ना हो। उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे
Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? आपके दिमाग में आता होगा ना कि ऐसा क्या बात है कि Q का मान 0 ना हो। तो जैसे अगर मैं ये बोलूं, मैं कोई मान लेते हैं एक चाक ही ले लेता हूं, ठीक है, उसका मान क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर मैं 1 अगर मैं 0 लिख दूं, अगर ये तो हर का मान 0 हो गया, इसका मान क्या आएगा? इसका मान आता है अनंत। इसको अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जैसे एक मैं चाक लिया, बताया था, आप सबको समझिएगा, मैं बोला इस चाक को आपको 0 भाग में बांटना है। ये एक चाक है, ये एक चाक हो गया, इस चाक को आपको क्या बांटने हैं? 0 भाग में बांटने हैं। क्या आप इसको बांट सकते हैं 0 भाग में? मान लेते हैं आपने तलवार लिया, यहां पर मारना स्टार्ट किया, ऐसे ही यहां पर आपका आए, आपके दिमाग में आया अगर मैं इसको काटेंगे तो कितने भाग में हो जाएगा? 2 भाग में हो जाएगा। लेकिन काटना किसको है? 0 भाग में है। ये प्रक्रिया आप फिर उठाएंगे, फिर मारेंगे, फिर ऐसे करते रहेंगे, मतलब कि आप कब तक करेंगे? तब तक, अनंत तक। अरे यही दिन भर करते रहेंगे, क्या ये 0 बार में कट जाएगा? आप ऐसे करके करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, लेकिन कटेगा तो 2 भाग में। लेकिन काटना कितने भाग में आपको? कितने भाग में बांटना है? 0 भाग में। तो क्या ये आपका 0 भाग में बट गया? नहीं बटा ना। तो क्या होता है कि इसलिए जो होता है Q का मान आपका 0 नहीं होता है इसका, क्योंकि इसका मान आता है अनंत, जिसको परिभाषित नहीं किया जाता है, अपरिभाषित। समझ में आया? तो देखिए, तो ऐसी संख्या जिसे P बटा के Q के रूप में लिखा जाए या अंश तथा हर के रूप में लिखा जाए, किंतु हर का मान क्या हो? आपका 0 ना हो, उसे क्या हम लोग कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या जैसे अगर मैं लिखूं 1 बटा के 2, क्या है? अंश तथा हर के रूप में नहीं लिखा गया? लिखा गया ना। अब मैं जैसे लिखूं 3 बटा के 7, इसको भी तो हमने लिख लिया गया, लिखा कि नहीं लिखा? क्या ये अंश था कि क्या हर का मान 0 है? अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो 0 है एक परिमेय संख्या है या क्या है? क्या एक 0 परिमेय संख्या है? जी, 0 जो है आपका परिमेय संख्या है। क्या इसको 0 बटा के हम 1 नहीं लिख सकते हैं? क्या इसके मान पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो क्या यहाँ पर हर का मान 0 है? तो क्या यह परिमेय संख्या नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, 0 जो है एक आपका परिमेय संख्या है। तो समझ में आया? अब देखिए कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं, जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही आपका अनंत पद तक चला जाता है। तो क्या 0 बटा के 1 हम कर दिए तो परिमेय संख्या नहीं होगी? हो गया। 1 बटा के 1 कर देंगे तो क्या है? परिमेय संख्या नहीं होगी? होगी। 2 बटा के 1 कर दिए तो क्या परिमेय संख्या नहीं होगी? होगी। क्या 3 बटा के 1 कर दिए तो क्या परिमेय संख्या नहीं होगी? होगी। 4 बटा के 1 कर दिए तो क्या परिमेय संख्या नहीं होगी? होगी। 5 बटा के 1 कर दिए तो क्या परिमेय संख्या नहीं होगी? तो सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, सभी पूर्ण संख्या, यहां समझिए, यहां पर सभी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये जितनी भी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? अभाज्य ही संख्या अगर आप ले लिए, जैसे मैं आपका ले लेता हूं 11, तो 11 क्या है? आपका एक अभाज्य संख्या है। तो क्या मैं इसको 11 बटा के 1 नहीं लिख सकता हूं? तो क्या ये आपका परिमेय संख्या नहीं हुआ? हुआ? ये हुआ ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आप नए हैं, समझ में आ रही बातें ना? ये कोई प्रॉब्लम है? इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है? ये लोग बहुत पहले से ही हो गए हैं, आपको नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा, ठीक है? तो समझ में आया क्या कि परिमेय संख्या क्या होती है? सीधा बात, ऐसी संख्या जिसे अंश तथा हर के रूप में लिखा जाए और हर का मान 0 ना हो। तो जैसे मैं पूर्ण संख्या को लिखा तो 0, 1, 2, तो क्या इसके बटा के मैं 1 कर रहा हूं, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका मान 0 हो गया तो इसको हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे कि इसका मान कितना होगा। जैसे मैं लिख दिया 2 बटा के 0 का मान क्या होगा? आप बताएंगे 0। इसको परिभाषित थोड़ी ना कर सकते हैं 2 बटा। भाई मैं कर रहा हूं एक चाक को 0 भाग में बांटो, हम बता देंगे कि मतलब कि बराबर और कितना बराबर आया। मैंने ये कहा एक चाक था, उसको मैंने 0 भागों में विभाजित करके बांटना हो, तो क्या मैं बता सकता हूं कि वो कितने भागों में बटा है? नहीं बता सकता है ना, परिभाषित नहीं कर सकते ना कि इसका मान कितना आया, ठीक है ना? तो यही बात बोल रहा है। तो यहां पर 2 बटा के 1 हम लिख रहे हैं, समझ में आया ना? तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं
प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वो सभी क्या होती है आपकी परिमेय संख्या होती है। अब आगे आपका आता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में देखिए बहुत संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। जैसे कुछ संख्याएं होती है 0.3 पर बार अगर दिया हो तो ये भी संख्या, जैसे इसको मतलब क्या है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है ऐसे अनंत पदों तक, इनको भी p बटा q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। और दशमलव संख्या जैसे 0.57 है, बस इतना तक अंत हो गया, इसको भी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। तो इसको हम आगे आपको समझाएंगे कैसे लिखा जाता है। ठीक है। अब आपका आता है देखिए कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? अ मतलब नहीं, अ प्लस, अगर इसका संधि विच्छेद हम करें तो क्या होगा? अ प्लस परिमेय। तो अ का मतलब क्या होगा? नहीं। और परिमेय का मतलब क्या? p बटा के q फॉर्म, p बटा के q के फॉर्म में। तो ऐसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या के रूप में बोला जाए तो क्या? p बटा के q, अंश तथा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। या दूसरे तरीके में, अगर दूसरे सेंस में अगर मैं ये भी बोल सकता हूं कि सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 4 कैसे हो? 5, 7, 11, 13, सभी अभाज्य संख्याओं पर करड़ी लगा देने पर, क्या? रूट लगा देने पर, अब इनके लगा देने पर इनका जो मान प्राप्त होता है ना, वो एक अपरिमेय संख्या होता है। वो क्या होता है आपका? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि √2 का मान होता है 1.4143216750, ऐसे करके अनंत तक चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा इसका क्या आता है। अंत अनंत है इसका, कोई भी इसके दशमलव के बाद उसका स्टॉप कहीं पर नहीं लगा है। समझ में आया ना? तो ये क्या है आपका? एक अपरिमेय संख्या होता है। और √3 इसका जो मान होता है 1.73269601, ऐसे करके अनंत तक चला जाएगा, मतलब अंत ही नहीं होगा। तो इसको हम बदलेंगे कैसे? p बटा q के फॉर्म में। समझ में आया ना? तो अपरिमेय संख्या समझ में आया कि ऐसी संख्या जिसे p बटा के q के रूप में न लिखा जाए, या फिर ऐसे समझिए ऐसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में न लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और आपका अब चैप्टर स्टार्ट हो जाता है परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, क्या होता है? समूह होता है या संग्रह होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब सोचिए कि इतनी चीजों का आपको अच्छे तरह से ज्ञान रहेगा, तब जाकर के आप किसको पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या में। समझ में आया? अब मजा आएगा ना पढ़ने में? तो बजाओ ताली।